दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपेक्षिकता के हिंदी वर्जन का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज लंबाई एवं समय की आपेक्षिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम लंबाई की आपेक्षिकता, समय की आपेक्षिकता तथा जुड़वा विरोधाभास या ट्विन पैराडॉक्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लंबाई की आपेक्षिकता या लॉरेंज फिट्जगेराल्ड लंबाई संकुचन। लंबाई की आपेक्षिकता या लॉरेंज फिट्जगेराल्ड लंबाई संकुचन, तो ये हमारा डायग्राम है। इस चित्र में S तथा S डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। इनमें से S विरामावस्था में है, जबकि S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है। अब यहां पर हमने एक छड़ ली है। ये छड़ x अक्ष के अनुदिश स्थित है, अर्थात यह छड़ x अक्ष के समांतर है। माना इस छड़ के निर्देश तंत्र S में अंत बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः x1 तथा x2 है, तथा इसी छड़ के निर्देश तंत्र S डैश में अंत बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः x1 डैश तथा x2 डैश है। माना S तथा S डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तथा S डैश S के सापेक्ष प्लस x दिशा में v वेग से गतिशील है। तो S हमारा स्थिर है, जबकि S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में गति कर रहा है तथा इसका वेग v है। माना एक छड़ x अक्ष के समांतर स्थित है तथा यह छड़ निर्देश तंत्र S डैश में विरामावस्था में है। तो ये हमारी छड़ है। यह छड़ x अक्ष के समांतर स्थित है। यदि x1 डैश तथा x2 डैश इस छड़ के अंत बिंदुओं के x निर्देशांक हो तो इस छड़ के अंत बिंदुओं के निर्देशांक निर्देश तंत्र S डैश में क्रमशः x1 डैश तथा x2 डैश है। अतः S डैश निर्देश तंत्र में छड़ की लंबाई, चूंकि इस छड़ के अंत बिंदुओं के S डैश निर्देश तंत्र में निर्देशांक x1 डैश तथा x2 डैश है, अतः निर्देश तंत्र S डैश में छड़ की लंबाई होगी x2 डैश माइनस x1 डैश। सो L डॉट x इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। नाउ ये डायग्राम अभी हमने दिखाया था। L डॉट x छड़ की उचित लंबाई है। अब उचित लंबाई क्या होती है? उचित लंबाई विरामावस्था में स्थित निर्देश तंत्र में मापी गई छड़ की लंबाई है। सो यदि छड़ की विरामावस्था में स्थित निर्देश तंत्र में यदि हम लंबाई मापें तो वह लंबाई उचित लंबाई होगी तथा उचित लंबाई को हमने यहां पर L डॉट x कहा है। किसी छड़ के सापेक्ष विरामावस्था में स्थित प्रेक्षक द्वारा मापी गई लंबाई उचित लंबाई कहलाती है। यदि निर्देश तंत्र S में छड़ के अंत बिंदुओं के x निर्देशांक क्रमशः x1 तथा x2 हो तो हमारी छड़ है जो x अक्ष के समांतर स्थित है। इस छड़ के निर्देश तंत्र S में अंत बिंदुओं के निर्देशांक माना x1 तथा x2 है।
अतः निर्देश तंत्र S में छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई निर्देश तंत्र S में क्या होगी, x2 माइनस x1। सो Lx इक्वल टू x2 माइनस x1। अब लॉरेंज रूपांतरण से, तो लॉरेंज रूपांतरण हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर लॉरेंज रूपांतरण का हम यहां पर प्रयोग करें तो क्या होगा, x डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी। यहां गामा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है, इसलिए x1 डैश इक्वल टू गामा इंटू x1 माइनस वी टी एवं x2 डैश इक्वल टू गामा इंटू x2 माइनस वी टी। सो x1 डैश की वैल्यू ये आई है, x2 डैश ये आया था, एंड L नॉट x x2 डैश माइनस x1 डैश है। सो अगर आपको L नॉट x निकालना है, सो x2 डैश की वैल्यू गामा इंटू x2 माइनस वी टी, x1 डैश की वैल्यू गामा इंटू x1 माइनस वी टी इस समीकरण में रख दें तो L नॉट x क्या आ जाएगा, L नॉट x इक्वल टू गामा इंटू x2 माइनस वी टी माइनस गामा इंटू x1 माइनस वी टी। अब इन दोनों टर्म में से गामा अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जैसे आप गामा कॉमन लोगे ब्रैकेट में x2 माइनस वी टी और यहां पर माइनस x1 माइनस वी टी था, सो ये क्या हो जाएगा माइनस x1 प्लस वी टी। अब माइनस वी टी से प्लस वी टी कैंसिल कर दो, सो L नॉट x इक्वल टू गामा इंटू x2 माइनस x1। सो L नॉट x इक्वल टू गामा इंटू x2 माइनस x1, बट x2 माइनस x1 Lx है, सो x2 माइनस x1 की जगह अगर हम Lx रखें सो L नॉट x क्या आ जाएगा, L नॉट x इक्वल टू गामा इंटू Lx, या Lx यहां से L नॉट x अपॉन गामा होगा, चूंकि गामा इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो अगर हम गामा की जगह 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रखें, सो Lx क्या हो जाएगा, Lx इक्वल टू L नॉट x इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, से हमारे Lx की वैल्यू होगी। अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि Lx का मान सदैव L नॉट x से कम होगा, क्योंकि v का मान c की तुलना में अत्यंत कम है, इसलिए इसका मान 1 से हर स्थिति में कम होगा। अतः Lx का मान L नॉट x से सदैव कम होगा। अतः यदि किसी छड़ की लंबाई किसी गतिमान प्रेक्षक द्वारा छड़ की लंबाई के अनुदिश मापी जाती है तो वह छड़ संकुचित दिखाई देती है तथा यह संकुचन निम्न अनुपात में होता है। सो अनुपात क्या होगा, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इस अनुपात में छड़ संकुचित दिखाई देगी। नाउ अब हमने क्या किया है, जो छड़ हमारी एक्स अक्ष के समांतर थी वह अब एक्स अक्ष के लंबवत है तथा इस छड़ के अंत बिंदुओं के निर्देशांक निर्देश तंत्र S में क्रमशः y1 तथा y2 एवं इसी छड़ के अंत बिंदुओं के निर्देशांक निर्देश तंत्र S डैश में y1 डैश तथा y2 डैश है। माना एक छड़ जड़त्वीय निर्देश तंत्र की गति की लंबवत दिशा में अर्थात y-अक्ष में स्थित है तथा यह छड़ निर्देश तंत्र S डैश में विरामावस्था में है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हमारे पास में S तथा S डैश थे। S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है। अब हमने जो छड़ ली है वह निर्देश तंत्र की गति की लंबवत दिशा में,
क्योंकि निर्देश तंत्र एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है, तो एक्स अक्ष के लंबवत अर्थात छड़ वाई अक्ष में स्थित है तथा यह छड़ निर्देश तंत्र एस डैश में विरामावस्था में है। यदि y1 डैश तथा y2 डैश इस छड़ के अंत बिंदुओं के निर्देशांक हो तो हमारी छड़ है, इस छड़ के अंत बिंदुओं के निर्देशांक निर्देश तंत्र एस डैश में y1 डैश तथा y2 डैश है। अतः निर्देश तंत्र एस डैश में छड़ की लंबाई या उचित लंबाई, उचित लंबाई क्या होगी, यह निर्देश तंत्र एस डैश में छड़ की लंबाई क्या होगी, L नॉट y इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 डैश, क्योंकि अंत बिंदुओं के निर्देशक निर्देश तंत्र एस डैश में y1 डैश तथा y2 डैश है। अतः इस छड़ की निर्देश तंत्र एस डैश में लंबाई y2 डैश माइनस y1 डैश होगी। यदि y1 तथा y2 निर्देश तंत्र S में छड़ के अंत बिंदुओं के y निर्देशांक हो तो निर्देश तंत्र S में छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई क्या आ जाएगी, निर्देश तंत्र S में Ly इक्वल टू y2 माइनस y1, Ly इक्वल टू y2 माइनस y1। अब लॉरेंज रूपांतरण से, लॉरेंज रूपांतरण यदि हम यहां पर प्रयोग लें तो क्या होगा, y डैश इक्वल टू y, क्योंकि निर्देश तंत्र केवल x दिशा में गतिशील है, अतः y एवं z निर्देशांक परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए लॉरेंज रूपांतरण से y डैश इक्वल टू y, इसलिए y1 डैश इक्वल टू y1 तथा y2 डैश इक्वल टू y2। अब अगर हम y2 माइनस y1 निकालें तो y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, y2 डैश माइनस y1 डैश, y2 माइनस y1 इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 डैश, परंतु y2 डैश माइनस y1 डैश L नॉट y है एवं y2 माइनस y1 Ly है। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहां पर रखें तो क्या हो जाएगा, Ly इज इक्वल टू L नॉट y, अर्थात गति की दिशा के लंबवत यदि कोई छड़ स्थित हो तो उसकी लंबाई अपरिवर्तित रहती है। अतः गति की दिशा के लंबवत स्थित छड़ की लंबाई अपरिवर्तित रहती है। अब Lx की वैल्यू हमने ये निकाली थी, जबकि Ly की वैल्यू L नॉट y मिली है। व्यापक रूप में गति की दिशा में किसी छड़ की लंबाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से संकुचित दिखाई देती है तथा गति की दिशा के लंबवत लंबाई अपरिवर्तित रहती है। तो यदि हम गति की दिशा के अनुदिश छड़ की लंबाई मापें तो छड़ की लंबाई हमें संकुचित दिखाई देती है तथा यह संकुचन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के अनुपात में होता है, जबकि गति की दिशा के लंबवत दिशा में छड़ की लंबाई अपरिवर्तित रहती है। यही लॉरेंज फिट्जगेराल्ड संकुचन है। अब अगर हम लंबाई की अपेक्षितता का यहां पर प्रयोग करें तो वर्ग हमें एक आयत के रूप में दिखाई देगा। तो वर्ग आयत के रूप में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये गति की दिशा के अनुदिश है, जबकि ये गति की दिशा के लंबवत है, इसलिए ये जो लंबाई है ये हमको संकुचित दिखाई देगी, इसलिए ये लंबाई कम हो गई है, जबकि ये वाली लंबाई अपरिवर्तित है, इसलिए वर्ग हमें एक आयत के रूप में दिखाई देगा।
इसी प्रकार यदि हम वृत्त को देखें तो वृत्त हमें दीर्घवृत्त के रूप में दिखाई देगा, तो वृत्त दीर्घवृत्त के रूप में दिखाई देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है समय की अपेक्षिकता या काल विस्फारण। समय की अपेक्षिकता या काल विस्फारण। अब यहां पर हमारे पास में दो निर्देश तंत्र हैं, एक निर्देश तंत्र S है जबकि दूसरा S' है। दोनों निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तथा S' S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है। माना यह कोई घटना P है जो x' स्थिति पे तथा t1' समय में घटित होती है। इसी प्रकार एक अन्य घटना Q है जो निर्देश तंत्र S' में x' स्थिति पर घटित होती है। तो P तथा Q दो घटनाएं हैं जो क्रमशः t1' तथा t2' समय में निर्देश तंत्र S' में x' स्थिति पर घटित होती हैं। माना P तथा Q दो घटनाएं निर्देश तंत्र S' में एक ही स्थान x' पर परंतु भिन्न भिन्न समय क्रमशः t1' तथा t2' पर घटित होती हैं। अतः S' में समयांतराल या उचित समय अंतराल, तो ये क्या होगा, डेल्टा t' इज इक्वल टू t2' माइनस t1', क्योंकि t1' समय पर घटना P घटित हो रही है जबकि t2' समय पर घटना Q घटित होती है। अतः S' में समयांतराल या उचित समय अंतराल का मान डेल्टा t' इक्वल टू t2' माइनस t1' होगा तथा इसको t0 कहते हैं। वह समय अंतराल जो दो घटनाओं के मध्य प्रेक्षक के निर्देश तंत्र में एक ही स्थान पर होता है उचित समय अंतराल कहलाता है। तो दो घटनाएं एक स्थान पर घटित हो रही है तथा ये दोनों घटनाएं अलग अलग समय पर हैं, तो इन समय के मध्य अंतराल उचित समय अंतराल t0 कहलाता है। अब ये डायग्राम है जो अभी हमने दिखाया था, ये घटना P है। माना यह घटना निर्देश तंत्र S में t1 समय पर घटित होती है तथा घटना Q निर्देश तंत्र S में t2 समय पर घटित होती है। माना ये घटनाएं, कौन सी घटना, P तथा Q, माना ये घटनाएं निर्देश तंत्र S में क्रमशः t1 तथा t2 समय पर घटित होती हैं। अतः निर्देश तंत्र S में समय अंतराल, तो निर्देश तंत्र S में यदि हम P तथा Q घटनाओं के मध्य समय अंतराल निकालें तो वो क्या होगा, t2 माइनस t1। तो डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1। अब लॉरेंज रूपांतरण से, लॉरेंज रूपांतरण का यदि हम प्रयोग करें t इक्वल टू गामा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर है। यहां गामा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। इसलिए t1 का मान गामा इंटू t1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर होगा, जबकि यदि हम t2 का मान निकालें तो यहां पर हमको t2 डैश का प्रयोग करना होगा। t2 इक्वल टू गामा इंटू t2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। अतः t2 माइनस t1, यदि हम t2 माइनस t1 निकालें तो इस समीकरण में से हमको यह समीकरण घटाना होगा।
तो गामा कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, T2 प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 डैश माइनस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर से वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो T2 माइनस T1 इक्वल टू गामा इंटू T2 डैश माइनस T1 डैश। परंतु T2 डैश माइनस T1 डैश डेल्टा T डैश है जिसे हमने T नॉट कहा था। सो डेल्टा T इक्वल टू गामा इंटू T नॉट। यहां डेल्टा T T2 माइनस T1 है। सो निर्देश तंत्र S में समय अंतराल डेल्टा T का मान गामा इंटू T नॉट होगा। यहां T नॉट T2 डैश माइनस T1 डैश है। क्योंकि गामा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इसलिए डेल्टा T क्या हो जाएगा, T नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो डेल्टा T की वैल्यू ये आ गई है। अब अगर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को यदि हम अंश में लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ। सो डेल्टा T इक्वल टू T नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ। और इसको यदि हम द्विपद प्रमेय से खोलें तो हमको क्या मिलेगा, ये जो पावर है माइनस हाफ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सो डेल्टा T इक्वल टू T नॉट इंटू 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस v की उच्च घातें आएंगी। चूंकि v का मान c की तुलना में अत्यंत कम है इसलिए उच्च घातों को हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया है। इसलिए डेल्टा T इक्वल टू T नॉट इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। अतः डेल्टा T का मान सदैव T नॉट से ज्यादा होगा, क्योंकि T नॉट में हम ये फैक्टर जोड़ रहे हैं उसके बाद में ये डेल्टा T के बराबर होता है। अतः डेल्टा T का मान सदैव T नॉट से अधिक होगा। अतः किसी घटना के सापेक्ष गतिशील प्रेक्षक को समय अंतराल T नॉट का मान 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर घटक द्वारा कम होता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए एक गतिशील घड़ी सदैव विरामावस्था में स्थित किसी प्रेक्षक के सापेक्ष सदैव धीमी चलती हुई प्रतीत होती है। तो कोई प्रेक्षक विरामावस्था में है जबकि घड़ी गतिशील है, तो विरामावस्था में स्थित प्रेक्षक को गतिशील घड़ी सदैव धीमी चलती हुई प्रतीत होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जुड़वा विरोधाभास या ट्विन पैराडॉक्स। यह काल विस्फोरण का प्रायोगिक सत्यापन है। तो काल विस्फोरण का प्रायोगिक सत्यापन हम ट्विन पैराडॉक्स या जुड़वा विरोधाभास द्वारा कर सकते हैं। सो जुड़वा विरोधाभास माना P तथा Q दो जुड़वा बच्चे हैं तथा प्रत्येक की उम्र 20 वर्ष है। तो एक P है दूसरा Q है, दोनों जुड़वा हैं अतः दोनों की उम्र 20 वर्ष है। माना P निर्देश तंत्र S में विरामावस्था में मूल बिंदु पर स्थित है तथा Q एक अंतरिक्ष यान S डैश में X दिशा में 1 वर्ष तक गति करता है। यदि S डैश का वेग v बराबर √3/2c हो तो यहां c प्रकाश का वेग है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यदि S डैश का वेग v बराबर √3/2c है अर्थात Q एक ऐसे अंतरिक्ष यान S डैश में
x दिशा में 1 वर्ष तक गति करता है, जो √3/2c वेग से गति करता है। जब q की घड़ी में 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो वह पुनः उसी वेग से लौट आता है। तो जिस वेग से q जा रहा था उसी वेग से वह पुनः जब q की घड़ी में 1 वर्ष पूरा हो जाता है तब वापस आता है। अतः q के अनुसार q की उम्र, तो q ने जाने में 1 वर्ष लिया था, पुनः आने में 1 वर्ष लगता है। अतः q के अनुसार q की उम्र 20 + 2 = 22 वर्ष होगी। 20 + 2 = 22 वर्ष। अब काल विस्फारण से, काल विस्फारण से डेल्टा t = T0/√1 - v²/c² होता है तथा v का मान √3/2c है। इसलिए p के अनुसार q की उम्र, क्योंकि p विरामावस्था में है जबकि q एक ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठा था जो √3/2c वेग से गति कर रहा था, तो p के अनुसार q की उम्र 20 + T0 हमारा 2 हो जाएगा /√1 - v का मान √3/2c है, तो v²/c² क्या हो जाएगा 3c²/4c²। अब यहां पर c² से c² कैंसिल कर दो तो 1 - 3/4 एंड 1 - 3/4 1/4 होता है, तो 1/4 का अगर रूट लोगे तो 1/2। तो p के अनुसार q की उम्र 20 + 2/1/2, तो ये उल्टा होके ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा 4 बन जाएगा, तो 20 + 4 = 24 वर्ष। p के अनुसार q की उम्र 24 वर्ष होगी। इसी प्रकार p के अनुसार p की उम्र, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए p के अनुसार p की उम्र 24 वर्ष होगी, जबकि q के अनुसार p की उम्र 22 वर्ष होगी। तो एक कहेगा मेरी उम्र 22 वर्ष है, जबकि दूसरा कहेगा मेरी उम्र 24 वर्ष है। इस प्रकार दो जुड़वा बच्चे अब समान उम्र के नहीं हैं, इनमें से एक दूसरे की अपेक्षा कम उम्र का प्रतीत होता है तथा यह घटना जुड़वा विरोधाभास या ट्विन पैराडॉक्स कहलाती है। यह घटना जुड़वा विरोधाभास या ट्विन पैराडॉक्स कहलाती है। तो इस प्रकार हम जुड़वा विरोधाभास द्वारा काल विस्फारण का प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। तो यहां पर हम आज का ये हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। इस अध्याय में हमने जुड़वा विरोधाभास क्या है, काल विस्फारण क्या होता है तथा लंबाई संकुचन क्या होगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इसी प्रकार हम हमारे हिंदी भाषी भाइयों के लिए नए नए अध्याय लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।